हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आप देख रहे हैं विवेक पटेल शिक्षा शॉर्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2026 के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर के। उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ छोटी बातें बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि ये स्ट्रेटजी का वीडियो है और मैं भी नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें छूट जाएँ। आप यदि ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको एक कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि आपका मैक्सिमम डाउट जो भी होगा स्ट्रेटजी को लेकर के, या फिर कोई भी डाउट फॉर्म डालने से लेकर के रिजल्ट आने तक, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसका पर्पस मैंने पहला बता दिया कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरा भी सुन लीजिए कि क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ना जल्दी के चक्कर में कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहता है ना, तो उसको आधा देख करके मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से हो सकती है कि आपको कुछ गड़बड़ी की सामना करनी पड़ सकती है, या फिर आप ये सोच के चले जाएंगे कि इस वीडियो को देख करके कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, यदि आपको टाइम बचाना है, ऑब्वियसली बात है बचाना होगा, तो आप वीडियो को 2x या फिर 1.5x पे लगा करके देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लिसनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल पे कि मैं खुद 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, ठीक है। मैंने दोनों बार, मैं जब पढ़ रहा था, यानी मैं जब बीएससी बीएड अपना कंप्लीट कर रहा था, तो मैं जब थर्ड ईयर के लास्ट मीन्स व्हेन आई वाज इन 7th सेमेस्टर, तब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, और इंटर्नशिप में ही मैंने 10-15 दिन पढ़ करके एग्ज़ाम दे दिया था, ठीक है। और दूसरा जब दिया था, जब मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था जनवरी 2024, और मुझे अपने कॉलेज जाना पड़ा, और उस वक्त मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तब मेरा थोड़ा स्कोर कम हो गया था। स्कोर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पास कर गया था। और सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो ऐसा मान के चलिए कि आपको 90 प्लस लाना होता है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे 110 प्लस आराम से सिक्योर कर सकते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है यदि इन सारी बातों को आप फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले अपने रिजल्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरा पेपर टू पहले देख लीजिए। पेपर टू का रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीडीपी था, सीडीपी में आप देख सकते हैं मैंने 26 नंबर लाए थे। और वहीं मैथ और साइंस, मेरा मैथ और साइंस बैकग्राउंड था, तो मैथ में मेरा 23 था और साइंस में 20 मार्क्स थे, जो कि दोनों मिलकर के 43 बनते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज को लेकर के भी इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मैंने चूज़ किया था, तो हिंदी में मेरा 21 और इंग्लिश में भी 21 ही बना था। और टोटल मार्क्स मेरा जो बन के आया था 111 बना था, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग सारे सेक्शन वाइज बात करेंगे कि कहाँ से आप अपना मार्क्स निकाल सकते हैं और आप कैसे 110 प्लस जाएंगे, ठीक है। टोटल ये स्ट्रेटजी यहीं रहने वाली है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। पेपर वन, देखिए मैं बीएड किया हूँ, लेकिन पेपर वन जैसे जब हम मतलब अपने थर्ड ईयर में थे, तब वहाँ पे हम लोग के लिए ऑप्शन खुला था, क्योंकि हम लोग पेपर वन भी दे सकते थे, पेपर टू भी दे सकते थे, लेकिन 2024 में ये चीज़ें बंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आ जाते हैं, तो पेपर वन का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर वन में देख लेते हैं। पेपर वन में मेरा क्या बना था प्राइमरी सेक्शन वालों के लिए। यदि आपको भी आप भी देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 सेकेंड 24 बना है। मैथमेटिक्स में 25 मैंने किया था। इन्वायरमेंटल साइंस मेरा 20 मार्क्स था। लैंग्वेज 18 किया था, 17 हुआ था, और टोटल मार्क्स जो मेरा बन के आया था 104, यानी कि यहाँ भी मैं क्वालिफाइड था। तो दोनों पेपर मेरा हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने 2024 में अपना एग्ज़ाम दिया था जनवरी वाला में। तो वहाँ पे क्या था कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरा मार्क्स था 107 करके। तो वहाँ पे भी मैं पास कर गया था। वहाँ पे पेपर वन अलाउड नहीं था, क्योंकि उस वक्त की सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। तो हम लोग चलते हैं, अब डायरेक्ट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग स्ट्रेटजी पे। देखिए स्ट्रेटजी में क्या है, स्ट्रेटजी में हम लोग मेनली 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम लोग 4 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, और यदि इन चारों को आप मान के चलते हैं, यदि आप फॉलो करते हैं, तो आपको मतलब मैं गारंटी देता हूँ आप 110 प्लस बिल्कुल लेके आएंगे। और क्या होगा कि 110 मतलब मैक्सिमम बच्चे ला लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बस क्वालिफाइड हो ही जाइएगा किसी तरह। लेकिन हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे 110 का लेकर के, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक दो पॉइंट मिला होगा कि सब बच्चे का कॉग्निशन लेवल एक बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो सीटेट का लेवल भी यहीं से डिसाइड होता है कि सीटेट कितना लोग कहता है कि सर ये इजी आता है, या फिर मॉडरेट आता है, या फिर हार्ड आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखिए सारे
पर्सन्स का अपना अपना एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है। सीडीपी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। तो कितनों को बहुत हार्ड लगता है, कितनों को बहुत ईजी लगता है, ठीक है। और मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉल करते हैं वो होता है हमारा मीडियम कैटेगरी। तो ऐसा मान के चलिए कि सीटेट का पेपर नहीं मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नहीं बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का होता है। यदि आप ढंग की पढ़ाई करते हैं 1 माह 2 माह या 3 माह, अभी आपके पास 3 माह के करीब में समय होगा, तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे विदाउट हेजिटेशन। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए, मैं कहूँगा कि आप डेली 2 से 3 घंटा आप निकाल लेते हैं ना, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जब क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं आपसे कहूँगा, आप इस चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन नाम याद रखिएगा, जब हो जाएगा तो रिटर्न आकर के कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर स्ट्रेटेजी आपका काम कर गया, या फिर जो भी होगा आप अपना बताइएगा। इन सारी बातों से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए कि हाँ चलो कुछ चीज़ बताया, लोगों को काम आ गया और रिजल्ट भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेवल का, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी के लिए मैंने देखिए क्या किया है। अब इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा मतलब ऐसा ना समझेंगे कि सर आपने हिंदी में क्यों लिख दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंग्लिश वाले बैकग्राउंड के होते हैं वो हिंदी तो थोड़ा अच्छा से जान लेते हैं, बिकॉज वी नो हिंदी इज़ आवर मदर लैंग्वेज। बट हिंदी स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश में जब चीज़ें लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाले स्टूडेंटों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। और टोटली मैंने हिंदी नहीं लिया है, बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी ली हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप मत जाइएगा, और मैं बात भी करूँगा तो इंग्लिश और हिंदी मिला करके बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए एक मतलब इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें हम लोग 100, इसको आप ऐसा मान के चलिए 120 नहीं कीजिए, लेकिन आप अपना जितना अच्छा स्कोर मतलब अपना टारगेट जितना ही बड़ा रखेंगे ना उतना ही अच्छा स्कोर आने का चांस बनता है। तो इसको 120 भी ले सकते हैं आप, 110 भी ले सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 110 प्लस लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बेसिक से हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सितंबर 2026 का होने जा रहा है। इसकी फॉर्म की अंतिम तिथि 10 जून 2026 होने वाली है। तो आप लोग इससे पहले लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, फॉर्म अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जैसे आपको ना हम लोग को ना केवल हार्ड मेहनत नहीं करना है कि हार्ड वर्क करते जा रहे हैं कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है। हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क के लिए स्ट्रेटेजी ही काम आती है। यदि आप नहीं बनाइएगा तो फिर गधा मजदूरी करते रह जाइएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हो भी जाएगा तो फ़ायदा उसी के आसपास होगा जो आप स्मार्ट वर्क से कर सकते हैं। तो हम लोग 4 बातों कौन कौन सी थी, उन सारी चारों बातों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे मैं पहले ही बोल चुका था कि हम लोग एकदम शुरू से शुरू करने वाले हैं। देखिए लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा ना, लैंग्वेज यदि आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है। लैंग्वेज यदि आप देखें तो एक अच्छा खासा पोर्शन आपका रखता है कि इसमें हम लोग ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी भरनी ही पड़ती है, एक और लैंग्वेज 2। तो मैं कहूँगा कि आप ना दोनों लैंग्वेज थोड़ा सोच समझ के भरिएगा। लैंग्वेज 1 मैं तो कहूँगा कि आपकी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा जो है उसको चूज़ कीजिएगा। और लैंग्वेज 2 जो आपको सेकंड जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश कर लिए या फिर दूसरे आप बंगाल से हैं तो बंगाली कर लिए या फिर जो भी हो, ठीक है। तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों पे थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। और देखिए जैसे लैंग्वेज अब चूज़ कर लिए तो इतना से काम तो नहीं चलेगा। आपको क्या है कि थोड़ा सा अब जैसे होता है ना कि हम लोग 10th 12th तक लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन गए सारी चीज़ें छूट गई। मीन्स ह्यूमैनिटीज़ वाले तो थोड़ा पढ़ते भी हैं, लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देते हैं। तो अभी थोड़ा एक हैबिट बना लीजिएगा, कहीं पे कुछ दिख जा रहा है तो पढ़िएगा, थोड़ा गद्यांश समझिएगा, थोड़ा पोएट्री पढ़ लीजिएगा। इस तरह से थोड़ी दिमाग अभी अभी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग्वेज का जब सिलेक्शन कर लीजिएगा, डिटेल वगैरह सब कुछ भर लीजिएगा, तो एक और चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि यदि आप जब फाइनल सबमिट कर लेंगे तो एक बार ना फिर से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्योंकि होता ये है कि फॉर्म जब डालते हैं तो वहाँ पे होता ये है कि मतलब उस वक्त हमको पता नहीं चल पाता है कि क्या गलत भर रहे हैं क्या सही भर रहे हैं। तो एक बार जब प्रिंट निकल जाएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा मिला करके सब कुछ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, और कुछ गड़बड़ हुआ है तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। करेक्शन विंडो हमेशा से खुलता रहा है और इस बार भी खुलेगा, और 15 से 18 जून आई थिंक ये डिसाइड हुआ है कि हमारा करेक्शन विंडो खुलेगा। तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चीज़ पे। हमारा दूसरा जो स्ट्रेटेजी का दूसरा जो पार्ट है वो है पेडागोजी। पेडागोजी क्या है कि बहुत डरते हैं बच्चे कि पेडागोजी आ गया, ये हो गया वो हो गया। बट मेरा मानिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो पेडागोजी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि पेडागोजी को देखिए आपको मतलब रटना नहीं है, ठीक है। पेडागोजी को आपको रटना नहीं है, आपको जीना है।
अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए मतलब पेडागोजी को ना आप सीधा मतलब ऐसा नहीं, आजकल के जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ना मतलब ऐसा एज्यूम करके चलिए कि आप एकदम क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल क्लास में बैठे हैं और आप टीचर बन चुके हैं। तो आप क्या डिसीजन लीजिएगा, आप क्या बच्चों को बताइएगा, क्या यदि कोई केस ही आ जाता है आपके पास, तो आप फिर क्या कीजिएगा कि आपका डिसीजन क्या रहेगा कि बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट जाए। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और एज्यूम कीजिएगा कि हम उस जगह पे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी उसी तरह रहता है। अब अब क्या है कि अब मतलब परीक्षा में सीधी-सीधी बातें नहीं पूछी जा रही हैं। एनईपी 2020 के आने के बाद प्रश्न पूरी तरह से व्यावहारिक मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड हो चुके हैं। और स्कोरिंग एरिया जो हमारा सीडीपी बनता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है, इसको हम लोग को थोड़ा-सा अपने कंसिडरेशन में लेना है। और एक और चीज़ मैं बता दूँगा कि एनईपी आपको पढ़ना ही है। एनईपी नहीं पढ़िएगा क्योंकि आजकल का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे मैं अभी एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस जो भी एग्ज़ाम दिया, जिसका टियर 2 मैंने दिया है, टियर 1 में क्वेश्चन थे, ठीक है ना। मीन्स केवीएस एनबीएस में तो नहीं था, बट ईएमआरएस में भर भर का क्वेश्चन था एनईपी 2020 से। तो आपको एनईपी 2020 आपको पढ़ना ही है। आप कहीं भी देखिएगा आपको बहुत सारा फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट में आप लोग लिखना मत भूलिएगा कि मेरा स्टडी मटेरियल जो मैंने सीटेट के लिए पढ़ा था वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। यदि चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और एनईपी के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। 8-10 पीडीएफ होंगी, 8-10 पेज का पीडीएफ होगा, आपको देख लेना है, स्ट्रक्चर बना बना के थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ब्लूम टेक्नोलॉजी आप लोग जानते ही होंगे। ये सबको रटना नहीं है, ठीक है ना, रटने पे हम लोग को नहीं जाना है। हमको सीटेट का पेपर यही सिखाता है, जब हम बच्चों को भी जाएंगे तो हमको रटना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक हम एज अ टीचर नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ पे मतलब बच्चों में क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ पेडागोजी के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो भी है ना, आपको उसको रटना नहीं है, आपको आपको बिल्कुल अपने अपने ज़िंदगी में उतार लेना है, आपको इसको एप्लीकेशन बेस्ड बना देना है, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट, ठीक है ना, हमारा जो अच्छा फोर पार्ट में से थर्ड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि भैया बिल्कुल अच्छा लग रहा है, या फिर कहीं पे कुछ गलती रह जा रही है तो आप बता सकते हैं कि भैया ऐसे कुछ छोड़ दिए, मैं वहाँ पे डाउट आपका क्लियर करने का कोशिश करूँगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप मीन्स वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वो भी हमारे मोटिवेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये समझिए कि आपको एक ऐसा चाबी हम लोग नहीं बचपन में खोजते थे कि हर एक ताला खुल जाए, तो बस यही है वो गोल्डन चाबी, यही है सीटेट का दरवाज़ा, यहीं से खुलता है, ठीक है। आप लाख पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा टाइम मैनेज होने का चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। आप क्वेश्चन वहाँ पे टैकल ही नहीं कर सकते हैं। तो आपको पीवाईक्यू भी करना है, मैं बताऊँगा अभी पीवाईक्यू आपको कहाँ से करना है, ठीक है। अब क्या देखिए कि जैसे कि आप जैसे पेपर 2 में हम लोग बात करते हैं कि मैथ साइंस होता है या फिर सोशल साइंस, बैकग्राउंड अलग हो जाती है। तो एनसीईआरटी की किताब आप 6 to 8 तो पढ़िएगा ही, किसी तरह 6 to 8 आपको पढ़ना ही है, आपको अपना सब्जेक्ट। आप मैथ से हैं तो मैथ साइंस पढ़िएगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस की सारी बुकें पढ़िएगा 6 to 8। अब बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, एटलीस्ट वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो 6 to 8 है ना, मैं कहूँगा कि 1-2 क्लास और ऊपर चले जाइएगा, एटलीस्ट आप 10 तक चले जाइएगा, ठीक है। और ये 10 तक पढ़ लीजिएगा तो फिर कहिएगा कि भैया मतलब 10 तक तो ज़्यादा हो जाएगा, बात मानिए सीटेट तो हो गया क्वालिफाइंग, 10 तक पढ़ लीजिएगा कि आगे के एग्ज़ाम में भी आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको केवीएस एनवीएस जो भी था वहाँ पे बताया, तो रैपिड मैथ हर एक जगह पे आ रहा था, और 10 तक का मैथ रैपिड मैथ ही होता है, सब कुछ एवरेज गुना घटा भागा, तो पढ़ लीजिएगा कम से कम 10 तक। और साइंस आपका भी वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग पीवाईक्यू, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आपको बोला था ना कि 10-15 दिन में, तो समझिए कि 10-15 दिन में मैंने 4-5 दिन तो ऐसे ही देखा था। अब 10-15 दिन वाला बात भी हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे, और लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ भी दूंगा मैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो 10-15 दिन वाला बात हम लोग थोड़ा लास्ट में बात करते हैं कि 10-15 दिन में देखिए सीटेट क्वालिफाई कर जाना अच्छा बात है, बट कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कुछ और था, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से पीवाईक्यू करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और डेली डेली मैं 2 मॉक देता था, 3 मॉक देता था, और एनालिसिस भी करता था, ठीक है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया हम लोग पीवाईक्यू कहाँ से करेंगे, या फिर हम लोग मॉक कहाँ से दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए अभी क्या है, आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 31st, ठीक है। और
हो सकता है कि आज कहीं टेक्स्ट बुक पे सेल एंड हो जाएगा, लेकिन आप वेट कीजिएगा। यदि आपने ले लिया होगा टेक्स्ट बुक पे, तो वहाँ पे आप सीटेट का मॉक लगा सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं जितना भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर जो भी कर रहा हूँ, वो सारा टेक्स्ट बुक का ही मॉक मैंने अप्लाई किया था। और यदि आप लेना चाहते हैं, आप ले ही लीजिएगा। 3 माह तक तो मुझे नहीं लगता है कोई सेल आएगा। तो यहाँ पे मेजर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट आप जो भी आप वहाँ से परचेज़ कीजिएगा, वहाँ पे आप यदि मेरा कोड लगाते हैं, कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे जब लगाइएगा तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिस्काउंट अभी फ़िलहाल मुश्किल है थोड़ा-सा। मीन्स अभी कोड इतना लगा दीजिएगा, 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप का नाम है टेक्स्ट बुक। यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे जाइएगा, आपको पीवाई सेक्शन में जाना है। आपको देखिए, टेक्स्ट बुक में ना 2 चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट बुक का एक अपना डिज़ाइन किया हुआ मॉक टेस्ट, और एक होता है पीवाईक्यू। तो आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू आप उठाइएगा 2026, 24, 25 जो भी हो, उठा लीजिएगा। 24 बाद चेंज हुआ था, तो आप 24 के बाद वाला ही अटेम्प्ट मारिएगा, ठीक है। मीन्स 24 से 26 ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप 24 से लेकर के 26 तक का जो पीवाईक्यू है, आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और देखिए, मतलब मॉक टेस्ट केवल देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसकी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। कि मॉक दे दीजिएगा, आप देखिएगा कि मेरा वीक सेक्शन कौन है, स्ट्रेंथ वाला एरिया कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में भी टाइम देना है, कि जो पहले आपका स्ट्रॉन्ग है उसको पहले निपटा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं जिसमें आप वीक हैं, उसको लास्ट में छोड़ दीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड चीज़ें। हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट जो है एकदम, मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट में क्या हो जाता है ना, कि मैं आज भी याद कर पा रहा हूँ। मैं 24 का जब उड़ीसा में था, एक्चुअली मैं एनसीईआरटी भुवनेश्वर से पढ़ा हूँ। बीएससी बीएड मेरा कोर्स था। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, तो मेरे पीछे बैठी हुई एक महिला थी, शादीशुदा थी। तो उनको ये पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि जितना बना था उतना ही उन्होंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन लास्ट में फिर बोल रही हैं कि नेगेटिव मार्किंग था। इन्विजिलेटर थोड़ा सही था, बता दिया कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो बच गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा भैया, आप पूछ सकते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपका एक ही जगह से आ सकता है, कि आपको ना, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना ही है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही से लग जाओ, इसके लिए हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए मैंने टोटल बना के रखा है। फिलहाल वहाँ पे नहीं जाते हैं, उसको थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन आपको एक समय के बाद, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको पीवाईक्यू करना ही है। और पीवाईक्यू पेपर पे मत दीजिएगा। नोट्स भारी भारी आपको खरीदना नहीं है। कोचिंग वाले, मुझे पता है, कोचिंग वाले लूटने में ही लगे रहते हैं। आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोचिंग मत कीजिएगा, आपका मन है आप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि कोचिंग में टाइम वेस्ट होता है। मेरा मानो सीटेट के लिए कोचिंग करना ठीक है। कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ टीचर्स केवल फालतू का टाइम वेस्ट कराएंगे 3 माह तक। तो इन सारी चीज़ों से आप बचिएगा। तो ये आप पेन पेपर के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको मैं कहूँगा कि आप अभी डिजिटली ही जाइए, टेक्स्ट बुक पे दीजिएगा पीवाईक्यू, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़, सारी चीज़ें टाइमर वाइमर होती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टाइम अंदर टाइम में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर कहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट करते रहें। तो इस सारी चीज़ों पे थोड़ी सी फोकस करनी है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ रीडिंग स्टेमिना, अब ये क्या होता है रीडिंग स्टेमिना, कि आपको कितना फास्ट आप स्किमिंग कर पा रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन तो बड़े बड़े लिखे आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब जो भी होती हैं, थोड़ी सी एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा रहता है। तो आपको बिल्कुल अपना दिमाग मतलब प्रेजेंट रखना है एग्जाम में। ऐसा नहीं एग्जाम चल रहा हो और आप कहीं और सोच रहे होंगे कि मेरा वाला मेरी वाली कहाँ पे बात कर रही होगी, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टू द फोकस ही रहिएगा। और आपको फास्ट रीडिंग करना सीखना है, कि क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन को पढ़ने में 2 ढाई मिनट आप वेस्ट कर दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है सही बात है। आपको फास्ट स्कीमिंग करना है, कि इसमें लिखा क्या है, इसका की वर्ड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक करना चाहिए, कि हाँ, ये यहाँ से पूछ रहा है, तो बस चल दिया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग के पास 3 मंथ है, जैसे कि मैं बोला था कि अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो जून में आपको क्या करना है ना, आपके पास जून पूरा पड़ा है, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत फास्ट अपलोड करने का कोशिश करूँगा आज ही अपलोड हो जाए, ठीक है। तो जून में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। जो भी सिलेबस है आपका, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़े ही होंगे, आप जिस भी स्टेट से पढ़े हो, जिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट से पढ़े हो, सारी चीज़ें एससीईआरटी एनसीईआरटी लगभग चीज़ें मैच करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जुलाई में क्या है कि आपको पूरा एकदम एनसीईआरटी में लग जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी जैसे कि जून में हो गया कि आपके पास कुछ नोट्स पड़े हों किसी के, या फिर कोई भी आपने बना के रखा हो, या फिर नहीं है तो आप एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट लग जाइए। तो जून जुलाई तक, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि जुलाई तक आपका 20-25 तारीख तक आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बचा अगस्त, ठीक है। अब जुलाई से लेकर के अगस्त में जो चीज़ें आपको बच जाएंगी, उसमें आपको पूरा तरह से मॉक टेस्ट देना है। पीवाईक्यू को एकदम से
जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपको देखना है कि मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे मैं पीछे रह जा रहा हूँ। तो इन सारी बातों को थोड़ी-सी अपने में लाना है। और स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, जस्ट लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट में देखिए, कमेंट मैं सबके लिए ओपन नहीं रखता, इसके पीछे कारण ये है कि बच्चे यूट्यूब देखिए, यूट्यूब है फ्री प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पे बच्चे 5 जगह पे जाएँगे, 5 वीडियो देखेंगे। उनका दिमाग हो सकता है कि वहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन ना मिले, दिमाग रहेगा ख़राब, और यहाँ पे आकर के सारा भड़ास निकाल देंगे। तो मैं अपना कमेंट सेक्शन केवल अपने सब्सक्राइबर के लिए ओपन रखता हूँ। तो आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिलहाल यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपके लिए नहीं ओपन होगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गई होंगी, हो उम्मीद करते हैं। और यदि कुछ छूट जाता है या फिर मतलब कुछ रह गया है जो आपका डाउट, वो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब कह रहे होंगे कि भैया आपने कहा था कि लास्ट में आप एक ऐसा सीरी मतलब एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप बोले थे कि लास्ट में कुछ सरप्राइज़ रहने वाला, ठीक है। तो लास्ट में सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ है फॉर दोज़ व्यूअर्स जो एकदम जेन्युइन से हैं और चाहते हैं कि उनका सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, एक एक कहावत है कि एक बेहतर शिक्षक बनने की यात्रा एक बेहतर तैयारी से शुरू होती है। मीन्स आप आगे कैसे शिक्षक बनेंगे, आपका क्या पैशन है, आप क्या मतलब टीचिंग को देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तब शुरू नहीं होती। ये आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तब शुरू होती हैं। और यही मोटिवेशन आपका जॉब जब आपका लग जाएगा कहीं पे गवर्नमेंट जॉब, तो 50-60 ईयर तक जब आप जॉब करेंगे, तो यही मोटिवेशन आपका वहाँ तक टिका रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि आप 10 साल में ही ऊब जाएँ इन सारी जॉब से। तो ये चीज़ें हैं कि आप एक मान के चलिए कि आप बेहतर शिक्षक बनने जा रहे हैं और इसकी तैयारी अभी से आप लग चुके हैं। आप खुद पे भरोसा रखिए, सही दिशा में कदम बढ़ाइए, और आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं वो जो मंत्र मैंने जो बताने वाला था आपको, वो मंत्र जो है, वो मंत्र ही समझिए कि जैसे मेरे एनसीईआरटी में वो कहावत थी कि ये गुरु ग्रंथ है, समझो कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए रामबाण जिसको कहते हैं ना, तो वो चीज़ है। तो सीडीपी देखिए, सीडीपी एक अच्छा पोर्शन होता है हमारे एग्ज़ाम में, माफ़ कीजिएगा। तो हमारे एग्ज़ाम में सीडीपी क्या होता है, एक बहुत ही अहम भाग निभाता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो सीडीपी के लिए मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप मतलब ध्यान में रख लीजिएगा। सीडीपी में आपको क्या करना है ना, सीडीपी में आपको हमेशा स्टूडेंट का फ़ेवर लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट का फ़ेवर क्या लेना है। देखिए, स्टूडेंट का फ़ेवर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि क्लास में 2 बच्चे झगड़ा कर लिए, उसमें से एक बच्चा बहुत बदमाश है, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको मारिएगा, उसके पेरेंट को डायरेक्ट कॉल कर दीजिएगा, या फिर और सारी ऑप्शंस भी दी हुई हैं। तो वहाँ पे थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइएगा, आप देखिएगा कि आप डायरेक्ट पेरेंट को कॉल कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो हो सकता है कि बच्चे घर पे जाके मार खा जाए। आप किसी भी बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करनी है कि कहीं भी पनिशमेंट का कोई केस ना आ जाए, बच्चे का मेंटालिटी के ऊपर कुछ दूसरा इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो आपको एक ऐसा डिसीजन वहाँ पे लेना होगा ना, वहाँ पे दिया भी रहेगा कि आप क्या करेंगे, बच्चे का पर्सनल काउंसलिंग करेंगे, कि आप बच्चे को बुलाएँगे, उससे का कॉज़ पूछेंगे कि हो सकता है कि उसके घर पे कुछ चल रहा हो, या फिर इन सारी बातों को पता करके आप एक कंक्लूजन पे जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा-सा मतलब आस-पास घूमना है बच्चे के आस-पास, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स आपके पास भेज रहे हैं कि मेरे बच्चा एक अच्छे शिक्षक के पास जा रहा है तो अच्छा चीज़ सीख के आएगा। तो उसको ऐसा नहीं सिखाना है कि वो जा कर के मारपीट कर रहा है आपसे, यदि आप मारते हैं तो आपसे मार ही सीख के जाएगा ना, तो फिर सोसाइटी में जा कर के मारपीट ही करेगा। तो पनिशमेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, और स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन लेना है कि स्टूडेंट, अब जैसे मान लीजिए कभी ये भी पूछ देता है कि आप कौन सा कंफर्ट देखना मतलब कंफर्ट में किसको चूज़ कीजिएगा, टीचर का कंफर्ट, स्टूडेंट का कंफर्ट, या फिर प्रिंसिपल का कंफर्ट। तो उस जगह पे आपको हमेशा स्टूडेंट इज़ योर प्रायोरिटी, आपको स्टूडेंट पे ही फोकस रखना है, ना कि अपना शौक पूरा करना है कि ये मेरे लिए होना चाहिए, इतना बड़ा डिस्प्ले लगा होना चाहिए तभी मैं पढ़ा पाऊँगा, टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं है, वो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इन सारी बातों पे जाइएगा मत। हो सकता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा ही होता ही है, बट पेपर में ऐसा नहीं होता है। पेपर में आप एकदम आइडियल टीचर हैं, आप कोई भी बिल्कुल इधर-उधर की बातें नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सीडीपी का रामबाण, ठीक है। इसको आप लिख ही लेना कहीं पे, रामबाण यही है सीटीपी का। और जो भी मेरा मार्क्स आया था 30 आउट ऑफ 26 या फिर 24 जो भी था, वो कहीं ना कहीं यही ट्रिक अपना करके आया था। अब मैं बताता हूँ कि 15 दिन में मैंने कैसे क्वालिफाई किया था। देखो, 15 दिन में सीटेट ना ही मुझसे हो पाएगा, ना ही आपसे हो पाएगा, ना ही आइंस्टीन साहब से हो पाएगा। देखो, 15 दिन में क्या है कि मैं
एनसीईआरटी से पढ़ा हूँ। एनसीईआरटी हमारा टॉप लेवल का कॉलेज होता है, एजुकेशन का आईआईटी कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि मेरे प्रोफ़ेसर बहुत ही अच्छे थे, हमेशा से पढ़ाते रहे हैं और 4 साल तक हम लोग को एजुकेशन पढ़ना होता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा सुनते-सुनते हमारा सीडीपी का पेपर भी था 2-4 पेपर, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी। तो जब मैं लास्ट में पढ़ने गया तो मुझे लग रहा था, अरे यार! ये तो मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, ये तो पढ़ा ही हूँ। यदि आप बीएड किए होंगे तो आप जेन्युइन सा बीएड किए होंगे तो आपको याद होगा कि सारी चीज़ें सीडीपी की सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है मेरा 15 दिन में मैंने क्वालीफ़ाई कर दिया, वो कहीं न कहीं मेरा पहले का काम था जो 15 दिन में काम आ गया और मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया। तो ये चीज़ है। तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, थोड़ा अभी फ़ोकस हो जाइए, 3 माह बहुत अच्छा टाइम होता है। आप बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, सीटेट क्वालीफ़ाई कीजिए और गुड रिज़ल्ट्स शेयर इन दिस कमेंट सेक्शन, और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके वहाँ पे भी आप हमको कमेंट भेज सकते हैं। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का मेरा इंतज़ार रहेगा। और इसके अलावा और कुछ भी आपको चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल के लिए मैं बोल दिया, यदि आपको चाहिए होगा तो यस बोलिएगा कि भैया मुझे चाहिए, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम पे जॉइन हो जाइएगा। और जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं 10 के बाद ही कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं और हूँ जहाँ पे वो मेरे पास हार्ड डिस्क नहीं है। तो 10 तारीख के बाद ही अपलोड कर पाऊँगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और चीज़, आज 31st है, हम लोग ईएमआरएस का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जल्दी से रिज़ल्ट आए जिसमें मेरा भी हो जाए। तो एक थोड़ा-सा वैलिडेशन मिल जाएगा कि हाँ, इतना पढ़ा, कुछ काम आ गया। तो बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।